मैं हूं राशिद। बीच बहस में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को स्याही, थप्पड़ और घूंसे पड़े थे। अब विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को पत्थर पड़े हैं। बवाना की सभा में तो हद ही हो गई। लोगों ने केजरीवाल को भगोड़ा कहकर मोदी मोदी के नारे लगाए, लेकिन केजरीवाल को यही आम लोग अब बीजेपी के साथ थे। अब विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को पत्थर पड़े हैं। बवाना की सभा में तो हद ही हो गई। लोगों ने केजरीवाल को भगोड़ा कहकर मोदी मोदी के नारे लगाए, लेकिन केजरीवाल को यही आम लोग अब बीजेपी के साजिश करता नजर आ रहे हैं। जबकि बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने यह सारा ड्रामा मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए खुद रचा। अब बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की पिछली गलती ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, और क्या दिल्ली में भी मोदी का ही जादू चलेगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शनिवार के दिन देवली में पत्थर पड़े और रविवार के दिन बवाना की सभा में भी हंगामा हो गया। लोगों ने केजरीवाल को भगोड़ा करार देकर हल्ला मचाना शुरू कर दिया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाते हुए केजरीवाल की सभा का बहिष्कार किया, लेकिन केजरीवाल को इसके पीछे बीजेपी की साजिश नजर आई। माँ बाप बैठे हैं ना बीजेपी ने, ये तुम्हारे बिजली के बिल कम नहीं करने वाले, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे सुख दुख में। देवली पत्थर कांड के बाद भी केजरीवाल ने पत्थर मारने वाले को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया था। देखो जी, ये जो भी पत्थर मारे, पहली चीज तो ये साबित हो गया बीजेपी में घबराहट बहुत ज्यादा हुई है। हम लोगों को इनके पत्थरों से डर नहीं लगता, इनको पता नहीं है हम किस मुक्ति को बने। इनको भगवान सद्बुद्धि देगा और जिनको इशारों में नाच रहे हैं। जबकि केजरीवाल के आरोपों को इनकार करने वाली बीजेपी का कहना है कि मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए केजरीवाल पुराना हथकंडा आजमा रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी के पास इससे बेहतर तरीके नहीं है मीडिया में सुर्खियों में रहने के लिए? जनता एक तरह से आम आदमी पार्टी से और इनके तौर तरीकों से पूरी तरह तंग आ चुकी है। अब सवाल यही है कि क्या केजरीवाल वाकई न्यूज चैनलों की हेडलाइन में बने रहने के लिए खुद पर हमले और अपनी सभा में हंगामा करा रहे हैं? आप लोगों की नजर अभी पड़ती है हमारे ऊपर, आजकल आप मोदी 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 दिखा रहे हो, बस कभी कभी हम लोगों को भी दिखा दिया करो। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 4 अप्रैल को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दक्षिण पूरी इलाके में भी अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने घूंसा मारा था। उस वक्त भी केजरीवाल ने इसे बीजेपी की साजिश बताया था, लेकिन बाद में हमला करने वाला शख्स आपका कार्यकर्ता निकला। ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि क्या बीजेपी जो कह रही है वो सच है? बात सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव की नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी लोग मोदी मोदी के नारे लगाते थे, फिर चाहे रैली किसी की क्यों न हो। केजरीवाल की सभा में भी अब यही हो रहा है। बताने की जरूरत नहीं कि लोगों में मोदी का क्रेज किस कदर है और 49 दिन में दिल्ली छोड़कर भाग जाने वाले केजरीवाल का ग्राफ कितना नीचे। ऐसे में बजाय बीजेपी पर आरोप लगाने के, केजरीवाल को क्या खुद से सोचने की जरूरत नहीं है कि लोगों ने उनकी सभा में मोदी मोदी के नारे क्यों लगाए? सवाल बड़ा ये है कि केजरीवाल की पिछली गलती क्या ताबूत में अब आखिरी कील साबित होगी? क्या दिल्ली में भी चलेगा मोदी का जादू? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या अरविंद केजरीवाल की ये गलती ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? और अरविंद केजरीवाल ने यह कह भी दिया है कि बीजेपी वाले घबरा गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साथ ही यह भी कहा है कि पत्थर से डर नहीं लगता साहब। बहरहाल 4 खास मेहमान मेरे साथ में मौजूद हैं। हारून यूसुफ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सरदार आरपी सिंह हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अभय सिन्हा मेरे साथ में मौजूद हैं, और प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में मौजूद है। ठंड बहुत ज्यादा है अभय जी, चूंकि अरविंद केजरीवाल का बड़ा सम्मान करते हैं हम लोग, 49 दिन के दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, खांसी ठीक है ना अब उनकी?
खांसी बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है ना वो? बिल्कुल स्वस्थ है। अच्छा, ये बताइए कि कभी थप्पड़, कभी घूसे, कभी पत्थर, कौन चला रहा है केजरीवाल पे? ऐसा है, देखिए ये सब तो बातें जो भी मीडिया में आती रहती है, और ये बड़ा जबरदस्त बात है ये कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। कौन कर रहा है साजिश? ऐसा है साजिश कौन कर रहा है? ऐसा है, बताइए ना, वक्त थोड़ा बहुत कम होता है, सीधी सीधी बात ये है कि जहाँ भी जाते हैं तो बीजेपी के लोग, कहीं कांग्रेस के लोग घुस जाते हैं। अच्छा, बीजेपी वाले कर रहे हैं, हंगामा और कांग्रेस से कर रहे हैं, यानी हंगामा करते हैं। दूसरी बात नहीं, बीजेपी को ये भय सता रहा है कि केंद्र में तो चलिए बीजेपी की सरकार चली, लेकिन दिल्ली में जो बीजेपी ये बात मान के चल रही है, बताइए कॉन्टेस्ट में आम आदमी पार्टी, सुनिए ना, लोकसभा चुनाव जीत गए, हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, झारखंड जीत गए, काहे का डर होगा बीजेपी को? ऐसा है, मोदी की लहर तो चल ही गई। ऐसा है कि देखिए, आप एक चीज देखिए, झारखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, मोदी। कहने मतलब यह है कि आप मोदी को ही एक नेता, दिल्ली के चुनाव राज्य का चुनाव है, दिल्ली में कहीं कोई नेता नहीं है। बीजेपी में लगता है सिर्फ अकाल साजिश कर रहा है, जाकर के बैठ जाओ, FIR कर दिया होता, अकाल है, FIR कर दिया होता ना, देश की कानून व्यवस्था भी कुछ है। मोदी केंद्र में नेता है, देश के प्रधानमंत्री, FIR कर दिया होता ना भाई जी। ऐसा है, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी अपनी एक अलग अहमियत है। अच्छा, और राज्यों के चुनाव से या जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ मोदी के इस बात पर रहते हैं ना। आपका ये कहना है कि थप्पड़, घूसे और पत्थर, सरदार आरपी सिंह, आम आदमी पार्टी का ये कहना है, जो नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं अभय सिन्हा, उनका ये कहना है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश कर रही है। क्यों आप लोग क्यों उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, बकौल आम आदमी पार्टी? उनकी वेबसाइट पे भी मोदी जी का चित्र लगा हुआ था। उनकी वेबसाइट जब उन्होंने लॉन्च की, उस पर लिखा देश में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल। जब वो भी मोदी जी को मान्यता दे रहे हैं, तो फिर जनता तो मोदी जी को मान्यता दे रही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है जी? और जनता तो वो कह रही जो उनके दिल की पुकार है, और केजरीवाल साहब ने खुद मान्यता दी है मोदी जी को अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो इसलिए, और वो इससे बच नहीं सकते। आज दिल्ली की जनता जानती है कि उनको किसके पक्ष में जाना है। वो तो ठीक है, आपकी सारी बातें मानी। सरदार आरपी सिंह, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आपके लोग अरविंद केजरीवाल की जान के पीछे पड़े हुए हैं। अब इनको तो खबर में रहने के लिए कुछ भी कहे, मैं उसका कोई मेरे पास जिम्मेवारी नहीं है। मैं खबर में रहने के लिए ऐसा करते हैं, मैं चाहूंगा कि खबर में रहने के लिए आप ऐसा करते हैं? पुलिस थाने में जाकर कोई बात नहीं है, खबरों में पुलिस थाने, उनको स्वस्थ लोकतांत्रिक कमिश्नर पुलिस के पास, उनको कमिश्नर पुलिस के पास जाए और एक अर्ज करें कि बीजेपी वाले हमारी जान के पीछे पड़े हैं। मैं ये भी मानता हूँ, आपने चूंकि कांग्रेस भगोड़ा शब्द का प्रयोग भी बहुत नहीं अच्छा है। भगोड़ा तो पूरा देश कह रहा है, ऐसा नहीं है। भगोड़ा शब्द 49 दिन में सरकार कांग्रेस भाजपा के लोग कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही। दिल्ली की जनता ये भली भांति समझ। अरे सर, जनता कह रही है, आपकी जनता जिसने आपको वोट दिया सर, अभय जी जिसने आपको वोट दिया वो कह रही है। ये तो कुछ मीडिया वालों का हारून साहब को भी लेकर के आते हैं, मीडिया वालों ने ऐसा कर दिया। अरे वाह, जब आपको मुख्यमंत्री बनाया तब किसी भी स्वस्थ राजनीति में जब मुख्यमंत्री बनाया, जब मुख्यमंत्री नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। जब मुख्यमंत्री बनाया तब मीडिया नहीं था ना, क्यों? राज्यों के भाई भगोड़ा तो उसको कहा जाता है, हारून यूसुफ के पास में चलता है, भगोड़ा तो उसको कहा जाता है जो गलत काम करते हैं। आपने चूंकि कहा है कि कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश कर रही है, अरविंद पहले यादव जी देखिए, राशिद साहब जी, हेलो जी हारून भाई बोले, हेलो, बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये दिल्ली के अवाम का आक्रोश है। अब चाहे आरपी सिंह जी इस बात पे पीठ थपथपाएं कि मोदी जी के नारे लगाए, लेकिन ये दोनों ही पार्टियों ने जिस तरह एक साल में दिल्ली के लोगों को गुमराह किया है, वक्त आने वाला है कि जब हर जगह इस तरह का आक्रोश देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने लंबे चौड़े वादे किए गए थे, आसमान के तारे जमीन पे लाने की बात की गई थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। और हमारे मित्र आरपी सिंह जी अभी कह रहे थे कि उन्होंने मोदी का फोटो लगा रखा है। ये बात तो हम बहुत सालों से कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी छोड़कर जाता है आपने साथ वो दिया, आरपी सिंह साहब की पार्टी में 49 दिन तो आपने भी साथ दिया ना इनका। नहीं तो हमने तो दिया, देखिए मैं तो कह रहा हूं, हमने तो साथ इसलिए दिया
कि शायद जो वादे ये कर रहे हैं हो सकता है हम सक्षम नहीं थे वो पूरे करने में, अरविंद केजरीवाल कर पाएंगे, लेकिन जो हालत उन्होंने दिल्ली की बनाई और 49 दिन में दिल्ली के लोगों को बगैर किसी उसके छोड़कर भाग खड़े हुए, ये दिल्ली के लोग अब चुनाव में इस बात का। अच्छा अरुण भाई, कहीं ऐसा तो नहीं, हारून साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी का ये प्लांटेड अटैक हो, आम आदमी पार्टी ये दिखाने की कोशिश करे कि दिल्ली की जो लड़ाई है सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है और कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर है, कहीं इस तरह का कोई प्लांटेड अटैक तो नहीं है? देखिए, आम आदमी पार्टी इस मामले में काफी सक्षम है कि किस समय थप्पड़ पड़वाना है, किस समय अंडा फिकवा के सिंपैथी लेनी है, और मैं समझता हूं कि इस तरह की गिमिक्री से आज दिल्ली की यह हालत हो गई है कि विकास रुक गया है। अगर टाइमिंग इतनी अच्छी है तो क्रिकेटर होना चाहिए ना अरविंद को। ने जो कुछ वादे किए थे, आज जन लोकपाल की बात नहीं करते हैं। आपने कहा कि आज जन लोकपाल की बात नहीं कर रहे। हारून साहब, आज आप जन लोकपाल की बात कर उठा रहे हैं। भागे थे। जब जन लोकपाल बनाने की बात आई थी तो उस समय फिर आप कहाँ चले गए थे, आपकी पार्टी कहाँ चली गई थी? जब जन लोकपाल बिल पास हो रहा था उसमें कांग्रेस और बीजेपी हो रहे थे आप दोनों 8 महीने से 49 दिनों में, 49 दिनों की सरकार में कोई सा दिन नहीं हुआ जब उन लोगों ने सरकार को बाधित करने का काम नहीं किया। लोगों की आंख में धूल झोंकना बंद करें। एक न्यूट्रल ओपिनियन ले लेते हैं। प्रदीप जी भी हमारे साथ में है। प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी की नीयत पे शक होता है क्या? देखिए राशिद, एक बात तो तय है कि आज की घटना में कौन था, कांग्रेस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे या आम आदमी पार्टी के ही लोग थे, ये अभी हमको आपको पता नहीं है ठीक से। लेकिन इससे पहले जितनी घटनाएं हुई हैं, अरविंद केजरीवाल पर जितने हमले हुए हैं, सबके बारे में उनका आरोप यही था कि ये बीजेपी के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन एक भी घटना में ऐसा साबित नहीं हुआ। बाद में यही निकल कर आया कि ये आम आदमी पार्टी के ही लोग थे, या तो उनके समर्थक थे, सिंपैथाइजर थे या कार्यकर्ता रह चुके थे। तो ऐसे में इस घटना को लेकर भी खास तौर से उस समय जब पार्टी की लोकप्रियता घट रही हो, तो इस तरह के काम राजनीतिक दलों में बहुत से नेता अपने लिए करवाते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको याद होगा 1980 का चुनाव जब संजय गांधी ने सुल्तानपुर में अपनी जीप पर गोली चलवाई थी। तो ये इस तरह के हथकंडे नए नहीं हैं, लेकिन जो पुरानी घटनाएं हुई हैं उनके आधार पर हम अगर निष्कर्ष निकालना चाहें तो ऐसा लगता है कि ये स्टेज मैनेज्ड आम आदमी पार्टी का था। हो सकता है ना हो, लेकिन क्रेडिबिलिटी इतनी गिर गई है ऐसे मामलों में आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की कि अगर ये वो सच भी बोल रहे हों तो लोगों के लिए मानना मुश्किल हो रहा है। जी, एक न्यूट्रल ओपिनियन सुन लिया ना आपने। देखिए, प्रदीप जी किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता है, इनकी राय स्टेज मैनेज्ड भी हो सकता है, इनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जो जनता की राय है, जो दिल्ली की जनता की राय तो कभी पत्थर के तौर पे आती है, कभी घूसे के तौर पर आती है, कभी थप्पड़ के तौर पर आती है। जनता की अगर राय इसी तरह से शिरोधार्य है, ऐसा है, अगर जनता की राय इसी तरह से शिरोधार्य है, अरविंद तो केजरीवाल को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। हुई है, जनता नहीं चाहती थी 49 दिनों में केजरीवाल इस्तीफा दे, क्योंकि जनता खुश थी कि 49 दिनों में मतलब जनता की अगर जनता की राय नहीं थी, पानी सस्ती हुई, बिजली सस्ती हुई, पानी दिया गया, और ये हर लोग मान रहे हैं। अगर जनता की राय नहीं थी इसका मतलब दलित धोखा किया, चले जाए कहीं भी चले जाए, दिल्ली की आम जनता हारून साहब कुछ समझ रही है। हारून जी को भी सुन लेते हैं। जी हारून भाई। मैं राशिद जी ये कहना चाहूंगा कि बिजली के पानी के नाम पे धोखा दिया है। अब फिर बड़े बड़े होर्डिंग लगा के जो करोड़ों रुपया इनको पूंजीपतियों से मिल रहा है और जिसको व्हाइट करने के चक्कर में 20,000 की कॉफी और डिनर हो रहा है, आज दिल्ली के लोग फिर इन्होंने कहा कि फ्री पानी देंगे। और यही तमाम नारे जो हैं दिल्ली के लोग समझ चुके हैं कि इन नारों की वजह से आज दिल्ली ऐसे मकाम पर पहुंच गई कि 4 से 8 घंटे दिल्ली में बिजली नहीं मिलती। आज लोग जो है राजधानी होने के बावजूद 4 दिन दिल्ली में पानी नहीं आता है। और ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को जवाब देना होगा कि किस तरह का शासन है कि दिल्ली के लोग 4 दिन प्यासे रहे, जो मैंने कभी इतिहास में नहीं सुना कि दिल्ली 4 दिन से पानी से महरूम रही हो। सरदार आरपी सिंह के पास भी एक बार चलते हैं।
आरपी सिंह जी, अभी चूंकि दिल्ली के अभी तो इलेक्शंस भी अनाउंस नहीं हुए हैं, दिल्ली के इलेक्शन की डेट्स भी क्लियर नहीं, लेकिन जो भी जिस तरह का भी शोशेबाजी हो रही है, जिस तरह का पॉलिटिकल स्टंट नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आपको लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी के मैजिक से इतना ज्यादा अरविंद केजरीवाल डर गए हैं कि आगे कुछ भी कर सकते हैं वो? क्योंकि पॉलिटिक्स के तो स्टंट मैन नजर आते हैं अरविंद केजरीवाल। पहली बात तो मैं कहूंगा कि इन्होंने जो कहा है उनकी जान को खतरा है, कृपा कर ये पहले अभी तुरंत जाएं कमिश्नर पुलिस के पास जाकर एक एफआईआर दर्ज करे कि पहली बात तो मैं कहूंगा कि इन्होंने जो कहा है उनकी जान को खतरा है, कृपा कर ये पहले अभी तुरंत जाएं कमिश्नर पुलिस के पास जाकर एक एफआईआर दर्ज करे कि बीजेपी वालों से जान को खतरा है। नहीं तो कल ये बड़ी बात नहीं है, आज ये कह रहे हैं कल ये कुछ स्टंट कर देंगे इस प्रकार का, जो अभी प्रदीप जी ने कहा कि संजय गांधी ने अपने ऊपर गोली चला दी, ऐसा कुछ स्टंट कर देंगे, उसका इल्जाम भी हम पे लगा देंगे। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये बड़ी बात नहीं, इस प्रकार का स्टंट भी कर दें तो कृपा कर तुरंत इनको एफआईआर दर्ज करें हमारे खिलाफ। ठीक है। दूसरी बात जी हाँ ठीक है, सरदार आरपी सिंह को मैं रोकना चाहूंगा। अरुण जेटली कुछ बोल रहे हैं। वर्ष के भीतर नोटिफाई होना था, ये एक्ट 1 जनवरी 2014 से नोटिफाई हुआ था। सो विच प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर टू अप्लाई टू द एग्जेम्प्टेड एक्ट्स? दिस वाज वन क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन वाज that there was an impression created, and which was realistically so, after extensive consultations with state governments and other stakeholders with regard to the process of acquisition. The priority of the government was that the interest of the farmers whose land is likely to be acquired is also paramount. चलिए, कैबिनेट की मीटिंग थी और मीटिंग की ब्रीफिंग दे रहे थे अरुण जेटली, और अरुण जेटली ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट, प्रदीप जी आपको लेकर के आना चाहूंगा, अरुण जेटली ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है अभी थोड़ी ही देर पहले कि दिल्ली में जून 2015 तक 895 अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाएगा। दिल्ली इलेक्शन को देखते हुए बीजेपी का ये कितना बड़ा दांव है? नहीं, बहुत बड़ा है। कांग्रेस इस दांव के सहारे चुनाव जीतती रही है, फायदा उठाती रही है। इस समय जो है प्रेसिडेंट रूल है, इसलिए उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। देखिए, कुल मिला के जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनके जीवन स्तर में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं आया है। उनकी चिंता, उनके बारे में हम चुनाव से पहले ही सुनते हैं ज्यादा। जब चुनाव होने वाले होते हैं तब कोई न कोई इस तरह की घोषणा होती है। पहले कांग्रेस करती रही थी, अब बीजेपी कर रही है। तो सचमुच उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, इसका पता तब चलेगा जब चुनाव के बाद उस दिशा में कोई काम हो। इन घोषणाओं से तो उनको बहुत ज्यादा कोई राहत मिलने वाली नहीं है। हाँ, राजनीतिक दल को उसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। सरदार आरपी सिंह कुछ कहना चाहते हैं। आरपी सिंह जी, दिल्ली में 895 अनधिकृत कॉलोनियों के रेगुलाइज होने का फायदा किसे और किस तरीके से मिलेगा? मैं इसमें एक बात जोड़ूं प्रदीप जी, मैं दिल्ली में 5 गांव ऐसे थे जो कि चूल्हा टैक्स पर निर्धारित थे, उनको आज तक उनका मलकाना हक नहीं मिले। हम लोगों ने आकर उस पर मेहनत करी, उस पर कोशिश करी, और आज उन 5 गांवों को मलकाना हक मिल गया है, नोटिफिकेशन उसका हो गया मलकाना हक का। इसलिए ये कहना कि हमारी नीयत पर मत शक करिए। अगर हमने कहा है कि वो रेगुलराइज होंगी तो वो इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन से पहले भी जो कहा गया वो बात पूरी होगी, उसका पूरा प्रोसेस होगा। हमारी नीयत पे शक नहीं कर सकता कोई आज, उसका इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। ये दिल्ली के अवाम को, दिल्ली की उस जनता को जो गुरबा गरीब है, जो झुग्गी झोंपड़ी में जहां छोटे छोटे मकानों में रहने के लिए मजबूर है, उनकी चिंता करना दिल्ली सरकार का, देश की सरकार का अपना एक काम है, वो काम पूरा करना चाहिए। उसको वोट की राजनीति बनाकर हर बार एक कोई कागज बांट देना नहीं चाहिए। जी, हारून यूसुफ कुछ कहना चाह रहा है। हारून जी, ये दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों का जो भी मसला है, पिछले कई सालों से कांग्रेस इसको लेकर के चुनावी दाव इस पर खेलती रही है, लेकिन इस बार आपको लगता नहीं कि 895 अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का ये जो दाव खेला है बीजेपी ने, इसके सारे चारों खाने चित हो गए हैं आप लोग दिल्ली में?
देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब गुरबा की बात करे तो अब हंसी आने लगी है। अडानी और अंबानी की बात करें तो लगता है कि गंभीरता से सोच रहे हैं। जो 895 कॉलोनीज की आप बात कर रहे हैं, 985 कॉलोनी हम रेगुलराइज की थी और 8 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है। जब ये निर्देश दिए गए कि इनके लेआउट प्लान बनाए जाएं, कॉरपोरेशन ने एक कॉलोनी के नहीं बनाए। और अभी प्रदीप जी जो बात कह रहे थे, मैं कुछ हद तक सहमत हूं उनसे। हमारे जब कांग्रेस की हुकूमत थी, पहली मर्तबा अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर सीवर लाइन, पानी की लाइन और रोड का काम जो है 3000 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया था। जब से 1 साल से ये अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती शुरू हुई है, एक काम किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में नहीं हुआ है और आज वहां के लोग तराई कर रहे हैं। अब चूंकि चुनाव नजदीक है, पिछले चुनाव में काला धन 25 लाख करोड़ लाने के और 15 लाख हर एक के खाते जाने का था। बताइए, इतना बड़ा दांव खेल दिया भारतीय जनता पार्टी ने और इतनी सही टाइमिंग पर इतना बड़ा दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी की आदत है। ऐसा है कि सबसे बचाई नहीं उनके पास। मैं ये कहना चाहूंगा, उससे अलग हट के कहना चाहूंगा, कांग्रेस और बीजेपी अलग हट के मत कहिए, दिल्ली के मुद्दों पर रह करके बोलिए। कांग्रेस और बीजेपी के पहले चुनावी घोषणा पत्र में सबसे पहले अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित कराने के लिए आम आदमी पार्टी ने ही अपनी सहमति पत्र तैयार किया था। लेकिन उसे 49 दिनों की सरकार जब गिर गई तो क्या करते। देखिए 49 दिनों की सरकार में ऐसी पॉलिसी बनी की बात अलग होती है। नेट प्रैक्टिस पर कभी सेंचुरी नहीं मारी जाती। आज उसका बीजेपी नेट प्रैक्टिस में कभी सेंचुरी नहीं मारी जाती। बीजेपी केंद्र में है तो उसका लाभ उठा रही है। एक लास्ट कमेंट प्रदीप जी का ले लेते हैं। प्रदीप जी, नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा आधार है आम आदमी पार्टी का। पहले कांग्रेस का हुआ करता था, कांग्रेस से ये आधार, जनाधार आम आदमी पार्टी ने छीना था। भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा करके कम से कम इस चुनाव के लिए जो है मुश्किल में तो आम आदमी पार्टी को डाल ही दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ रहने के लिए। अभय सिन्हा, सरदार आरपी सिंह, हारून यूसुफ साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला जुला करके एक बात तो है कि दिल्ली की इस बैटलफील्ड में, या यूं कहें कि युद्ध क्षेत्र में, चुनावी युद्ध क्षेत्र में हर कोई अपना दांव लगाने की कोशिश कर रहा है। हर कोई कोई अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कूद रहा है। अरविंद केजरीवाल का एक अलग तरह की रणनीति रही है, लेकिन हाँ, इस बीच बीजेपी ने एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है, दिल्ली की 895 अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का दांव। अभी एक ब्रेक।